श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम में आज एक बार फिर मैं दीपेंद्र सिवाच। जलाओ ये दीपक, जलाओ ये दीपक, रहे ध्यान इतना। जलाओ ये दीपक, रहे ध्यान इतना। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, कहीं रह न जाए। दीपक जलाओ। श्रोताओं, ये लॉकडाउन 3 का चौथा दिन है। लोग 44 दिनों से घर के भीतर हैं। यूं तो ये हताश परेशान करने वाली स्थिति है, लेकिन ये आदमी है कि अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है, विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। लोगों ने लॉकडाउन में भी सकारात्मकता खोजी है और उसे अपने अनुकूल बनाया है। हम लगातार समाज के विभिन्न क्षेत्रों के नामचीन लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जो लॉकडाउन में अपने घरों पर रह रहे हैं और दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसी क्रम में कल हमने आपकी मुलाकात रंगमंच से जुड़े कुछ नामचीन लोगों से कराई थी कि वे कैसे घर पर रहकर खुद को मोटिवेट कर रहे हैं और दूसरों को भी, और ये भी कि वे क्या कुछ नया कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात जाने माने रंगकर्मी श्री एसपी ममगई से करा रहे हैं। देखिए, हम लोग तो थिएटर के लोग हैं, तो बहुत दिनों से एक पेंडिंग स्क्रिप्ट थी जो लोगों की डिमांड थी कि इस तरह से उस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और करीब वो इतना कंसंट्रेशन बन रहा है कि न कहीं से टेलीफोन है, न कहीं से किसी का आना है, न जाना है। बहुत सुंदर तरीके से 75% स्क्रिप्ट हमारी तैयार हो गई है। तो एक तो ये हुआ। दूसरे, बच्चे घर में जो है इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारा एक पोता जो है वो म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर रखी उसने। यहाँ पे एक म्यूजिक के टीचर हैं, तो उसके जो राग हैं उसने जो सीखे हैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। 10-11 साल का बच्चा है, बहुत सुंदर। पोती है मेरी, वो भरतनाट्यम की स्टूडेंट है अपना स्कूल के अलावा, तो और उसको पेंटिंग का बड़ा शौक है। तो आजकल एक वॉल पे जो है वो एक रेड इंडियन लेडी की एक पेंटिंग उसने बना रही है। तो बहुत बड़ी वॉल है, तो बहुत ज्यादा उसमें सामान है, तो बहुत बिजी है उस पे, 2-2.5 घंटे उसमें लग जाते हैं। बाकी मेरे बेटे और मेरी बहू ये तो डॉक्टर है, तो वैसे ही बिजी है। तो ना रात है ना दिन है। दिन में तो जाते ही जाते हैं इमरजेंसी में, रात में भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। तो पूरी फैमिली जो है बहुत बिजी है। अब क्योंकि वो नहीं आ रही है, हमारी जो वर्कर्स होती है, काम करने वाली हेल्पर्स होती हैं, या माली होता है, तो मैं माली का भी काम कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट लिखने के अलावा जो समय मिलता है उसमें मैं अपने गमलों को, उनमें फूलों को पानी देना, ये करना, खाद डालना, ये सब करना है। वो भी क्रिएटिव जॉब है एक तरह का। और वाइफ मेरी खाना बनाने के अतिरिक्त जो और होते हैं कि भाई पोछा है, झाड़ू है, थोड़ी बर्तन है, ये सब काम जो है बहुत बिजीनेस बहुत ज्यादा हो गई है। लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन में लोग कह रहे हैं कि हम बोर हो रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि बोर कैसे हो रहे हैं। तो अगर काम को देखो तो घर के भीतर का काम ही बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने काम हैं वो भीड़ भाड़ वाले ही हैं। अगर हम 4-5 एक्टर भी एक नुक्कड़ भी करते हैं तो 4-5 एक्टर तो इकट्ठे होंगे ही होंगे। अरे इकट्ठे नहीं होना है तो ये सोशल मीडिया है, उसके थ्रू हम छोटे छोटे वो बना करके कि भाई किस तरह से होना चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए, एडवाइजरी कैसे फॉलो करनी चाहिए। वैसे भी हमारा जो ग्रुप है, थिएटर ग्रुप मेघदूत, हम लोग पर्यावरण के प्रति भी बहुत सचेत रहते हैं। तो होली में, दिवाली में ये हमेशा 2-3 दिन पहले से अपनी वो निकालनी शुरू कर देते हैं प्रभात फेरी, और लोगों से निवेदन करते हैं कि होली में पटाखे न जलाएं, प्रदूषण होता है बहुत ज्यादा। इसी तरह होली में जो है प्राकृतिक रंगों को लगाएं, न कि ये सिंथेटिक कलर्स या जो केमिकल कलर्स हैं इनको ना लगाएं। इसकी भी हम रैली जो है निकालते हैं। लेकिन चूंकि इस समय रैली तो नहीं निकल सकती, इस समय प्रभात फेरी नहीं हो सकती, तो सिर्फ ये जो सोशल मीडिया है के माध्यम से हम अपने दर्शक हमारे जो हैं, मैं हर नाटक के जो जितने ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स की अलग अलग शैलियां होती हैं, तो उनके दर्शक भी उसी तरह से होते हैं। मैं ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों को ज्यादा करता हूं, तो मेरा एक दर्शकों का अलग से वर्ग है। तो वो सब हमारी मोबाइल पे है, हमारे ग्रुप्स में है। उनको हम मैसेज इस तरह से भेजते रहते हैं कि देखिए सर ये है, और कहीं से मैं कुछ अच्छा
कहीं से कुछ मिलता है मटेरियल, उस मटेरियल को फॉरवर्ड करते हैं। वो बड़ा बिजी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो लॉकडाउन है वो हमें बोर कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने बताया कि आप एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो कुछ बताएंगे किस तरह की स्क्रिप्ट है, क्या उस पे कर रहे हैं आप? जी 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 जी, ऐसा था कि हमारा एक वर्ग यहाँ पे जिनका कहना यह था कि हमें एक रामायण के ऊपर कुछ कर दीजिए, तो हमने उनकी इच्छा को रखते हुए रामायण में तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस का सुंदर कांड को मैंने जो है उसको थिएट्रिक फॉर्म में, कि उसका लिटरेरी टेस्ट भी बराबर बना रहे और तुलसी ही नजर आए कि तुलसी का साहित्य है, कि तो तुलसी की जो रामचरितमानस है, तुलसी की गीतावली है, तुलसी की विनय पत्रिका है, इन्हीं से सामग्री उठा के गीतों को उठा करके, चौपाइयों को उठा करके, संवादों को बना करके किया। अब उसमें एक और नया सजेशन आया कि ये तो बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो रामलीलाएं होती हैं उसका कुछ पुट मिले। अब मेरे सामने ये चैलेंज था कि हमें लिटरेरी टेस्ट के लोगों को भी संतुष्ट करना है, उत्तराखंड की शैली और उत्तराखंड के गीतों को भी उसमें भरना है, और जो नाटकीय तत्व हैं वो भी उसमें रखना है, नाटकीय तत्व भी उसमें भरने हैं। तो ये तो बड़ा खिचड़ी टाइप का एक स्क्रिप्ट बनाने वाली बात थी। बहुत दिनों से पेंडिंग था, सोचता जब चाहूँ कर लूंगा, फिर करूंगा, फुर्सत से करूंगा। ऐसी बढ़िया फुर्सत मिली कि उसमें उत्तराखंड में जो गायकी होती है, रागों में रामलीला होती है यहाँ पे, उस गायकी का कहीं कहीं पे हमने वो डाल दिया। रामचरितमानस की जो दोहा और चौपाइयां होती हैं उनको हमने सूत्रधार के रूप में आगे बढ़ा दिया। और नाटक को देखने वालों को संवाद चाहिए होते हैं, तो हमने संवादों से भी उसको भर दिया। किसी जमाने में एक पंडित राधे श्याम हुआ करते थे, कथावाचक बरेली के, उन्होंने एक रामायण लिखी थी। उस रामायण के जो छंद हैं उनका भी बहुत चलन है उत्तराखंड की रामलीलाओं में। बहरे तबील गाई जाती थी, वो बहरे तबील होती थी इसमें नौटंकी में, तभी बहुत बहरे तबील जो है गाई जाती हैं इस उत्तराखंड की रामलीलाओं में, वो भी हमने बहरे तबील भी मैंने डाली। इसमें रागों का भी इसमें समावेश, छंद जो है गाए जाते हैं तो उसको भी डाल दिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सुनाऊं, ओ बेवफा तू सच बता, तो है राम से क्या बैर है, ओ बेवफा। इसी तरह राधे श्याम की जो शैली है, परशुराम कहते हैं जनक से अपने गुरु का धनुष टूटा हुआ देख करके, अरे मोर जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, इस भरी सभा में सीता से ये नाता किसने जोड़ा है। बहरे तबील देखिए, क्या चला जाए इसी में तेरी बेतरी, और नगर दंत होगा ये सर ही नहीं, और जिस घड़ी मैंने फरसा हिला भी दिया, तो रहेगी खड़ी तेरी सूरत नहीं। और इसके अलावा संवाद तो डालने बहुत जरूरी होते हैं, नहीं तो नाटक कैसे बनेगा। वो तो संवादों को भी डाला। इस तरह से लिख करके 75% ये जो है दुनिया भर के ग्रंथ इसमें एकत्रित कर दिए थे। उनसे लेकर के पौड़ी की एक रामलीला है, उसको मिला है 100 वर्ष से ज्यादा हो गए, तो वो उसमें आ गई हमारी जो धरोहर में, तो उसकी स्क्रिप्ट को उठाया। श्रीनगर की रामलीला है, बहुत सुंदर होती है, उसको भी उठाया, उसकी स्क्रिप्ट उठाई। यहाँ देहरादून में भी कुछ रामलीलाएं गढ़वाल रामलीला परिषद की वो करती थी, उसकी स्क्रिप्ट देखी, वो उठाई। और संवादों के लिए वाल्मीकि रामायण से तथ्य उठाए हैं, और इस तरह से स्क्रिप्ट काफी सॉलिड बन गई। तो ये ऐसे कंसंट्रेशन का काम था कि ये कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ नहीं हो सकता। कोरोना काल की आपकी ये उपलब्धि है और जल्दी मेघदूत की तरफ से एक बढ़िया प्रस्तुति दर्शकों को देखने को मिलेगी। मेघदूत नाट्य संस्था है, अपनी इस प्रस्तुति को बहुत जल्दी देगा। अच्छा, कोरोना पर भी कुछ इस तरह का कोई रचनात्मक कार्य या किसी आपकी संस्था ने कुछ करने की सोची है या की? हाँ, कोरोना पे हमने एक वो, अब तो वो बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन हमने शुरू में किया था। कोरोना को हमने एक, जैसे रेडियो नाटक होते हैं, तो हमने रेडियो नाटक में कोरोना को एक दैत्य बताया। एक दैत्य है ये, और ये दैत्य कैसे पनप रहा है। एक जिस दैत्य ने इसकी सर पे जिस व्यक्ति के सवार हो रखा है, वो जब दूसरे व्यक्ति को छूता है या उसके पास जाता है, तो कैसे ये दैत्य अपना उसको भी पकड़ लेता है। तो इस तरह से एक छोटा सा रोचक सा 5 मिनट का बनाया था। इस तरह कोरोना के उसमें हमने इसको एक भयंकर दैत्य बताया। इस दैत्य को नष्ट करना, ये रक्त बीजा से भी, जो देवी ने जिस रक्त बीजा का नाश किया था कि एक बूंद उसकी खून की गिरती थी और एक रक्त बीज पैदा हो जाता था, वो उससे भी खतरनाक है ये। इसलिए इसको जो है अब हम कैसे इसको हमें
नष्ट करना है, दूर रह करके फिजिकल डिस्टेंस बना करके ही हम इसको जीत सकते हैं, क्योंकि इसकी अभी औषधि नहीं निकली है, अभी धनवंतरी ने इसके लिए कुछ दिया नहीं हमको सूत्र। इस तरह से हमने इस पे थोड़ा सा काम किया। तो अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप जिस में भी आपकी रुचि हो उस रुचि को इस समय पूरी कर लें आप, लेकिन वो रुचि ऐसी होनी चाहिए भीड़ भाड़ वाली नहीं, बाहर वाली नहीं। घर में देखिए, कुछ लोगों का हंसने का होता है, कुछ लोगों का लिखने का होता है, कुछ का नाचने का होता है, कुछ का गाने का होता है, कुछ लोगों को बागवानी का शौक होता है, कुछ लोगों को क्राफ्ट का शौक होता है। तो जो शौक है इस समय उसको बड़ी गंभीरता से अपने घर में बैठे हुए करें, बाहर न जाएं। मैं वो आपको बाहर न जाए एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए घातक है, क्योंकि हम लोग तो रंगमंच के लोग हैं, हमें भीड़ चाहिए होती है, लेकिन हम स्वयं मना कर रहे हैं कि इस समय मत आइए। जान सबसे जरूरी है, और देश के अंदर जो है अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की तो हमारी लापरवाही पूरे देश के लिए घातक हो जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है सबसे, अपने घर में रह के अपनी रुचियों को ढूंढिए और उन रुचियों में रम जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया ममगई साहब, आपने हमसे बात की और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीपेंद्र सिवाज को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।